हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं। मैंने 2 से 3 क्लास आपका इंडियन पॉलिटी का लिया था। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज एज ए डेमो हम आपके सामने रखेंगे। आप उन एमसीक्यूज को देखिए और बताइएगा रिस्पॉन्स जैसा भी आता है। तो आज हम लोग थोड़ा महात्मा गांधी के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। अब देखिए, महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नाम से एक गांधी युग रखा गया है जब आप मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो एंट्री होती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ऑफिशियली एंट्री जो आपकी होगी वो आपका 1915 में, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत कम बैक करते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी 1893 में गए। ठीक, वहां पर क्या एक केस लड़ने, एक अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी थे, उनका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। तो वहां पर जब ये केस लड़ने के लिए गए तो वहां पर कई तरीके की समस्याएं थी, नस्लवादी वहां समस्याएं थी, कई तरीके के पासेस को लेकर समस्याएं थी। इसको लेकर महात्मा गांधी जी ने वहां पर आंदोलन करने के लिए चीजें प्रारंभ की और उसी आंदोलन के दौरान इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है नवजीवन, दूसरा है अफ्रीकनर, तीसरा है इंडियन ओपिनियन, चौथा है इंडिया गजट। तो आपका सही आंसर जो होगा वो बुक का नाम जो है वो बुक आपकी कौन सी हो जाएगी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी ने ये बुक जो लिखी थी ये साउथ अफ्रीका में लिखी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की कुछ और पुस्तकें हैं जिसको हम लोग देख लेंगे। जैसे एक किताब है सत्य के मेरे प्रयोग, जैसे एक किताब की अगर हम लोग बात करेंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या सत्य के मेरे प्रयोग, अब ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा ये बुक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इस बुक में इन्होंने जो भी अपनी घटनाएं लिखी हैं बचपन से लेकर 1921 तक घटनाएं हैं, याद रखिएगा। ये जो बुक है मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, ये गुजराती भाषा में ये किताब लिखी गई है। किस लैंग्वेज में, गुजराती भाषा में। और इसमें महात्मा गांधी से जुड़ी घटनाओं का जो डाटा है वो 1921 की घटनाओं तक है, यहां तक उन्होंने अपनी घटनाएं लिखी है सत्य के मेरे प्रयोग। इसमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दोनों साइड्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी और बुक्स का जैसे हम लोग नाम लेने वाले हैं, जैसे हिंद स्वराज, एक बुक है हिंद स्वराज, ये बुक भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बुक को भी मूलतः इन्होंने गुजराती भाषा में ही लिखी थी, ये चीज आप याद रखिएगा, गुजराती भाषा में। तो इसी पुस्तक पे इसको बैन भी कर दिया गया था। इसी पुस्तक में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या की संज्ञा दी थी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। इसके अलावा जैसे और भी किताबें मैं लिख देता हूं, लाइक एक बुक है इनका ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज, ये बुक भी महात्मा गांधी जी की है कि ग्राम स्वराज की ये बात करते हैं। इसी तरीके से हम अगर और बुक की बात करेंगे तो जैसे एक किताब और है मेरे सपनों का भारत, ये वो बुक्स हैं जो अमूमन हम लोग नहीं जानते हैं। मेरे सपनों का भारत, ये सब जो बुक्स हैं ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है, बट साउथ अफ्रीका के दौरान जो किताब लिखी थी वो इंडियन ओपिनियन है। इसके अलावा नवजीवन पत्रिका जो है ये भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ये चीज याद रखिएगा। नवजीवन पत्रिका के राइटर भी कौन है, महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। एक बहुत इजी क्वेश्चन है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी कितने समय तक रहे, सही आंसर जो हो जाएगा 21 ईयर तक। देखिए 1893 में महात्मा गांधी जी कहां पर गए, वो साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो कमबैक किया था वो कमबैक 1915 में किया, ये चीज आप याद रखिएगा, बट बीच में एक बार आते भी हैं। तो 21 वर्ष तक जो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारत को सम्मिलित करने के कारण जिन जिन राज्यों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 28 महीने शासन करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। ये चीज आप याद रखिएगा कि कितने समय तक, ये क्वेश्चन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो 21 साल तक रहे थे, ये चीज आप याद रखिएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए पॉलिटिकल जो इनके गुरु थे महात्मा गांधी जी के, वो कौन थे। देखिए महात्मा गांधी के जीवन में जो परिवर्तन या जो चेंजेस है, तो ये चेंजेस एक किताब पढ़कर आई, जिस किताब का नाम था अनटू दिस लास्ट। एक बुक है, मैं यहां लिख देता हूं, इस बुक का नाम है अनटू दिस लास्ट। एक ये बुक है जिस किताब को किसने लिखा है, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने ये बुक लिखी है। इस किताब ने महात्मा गांधी जी की पूरी लाइफ स्टाइल बदल दी, है ना। उन्होंने वो सोशली हो गए, समाजवाद की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो गया, और इस किताब ने ही महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी की जो दिशा थी, उनके उद्देश्य थे, उन सबको बदल के रख दिया। ठीक है, तो एक किताब जरूर याद रखिएगा, अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। इसी बुक को महात्मा गांधी जी पढ़ते थे और इसकी विचारधारा से वो प्रभावित हुए। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए पॉलिटिकल लीडर, हर किसी का कोई ना कोई राजनीतिक, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में ये जुड़े हुए थे, तो जब महात्मा गांधी वापस 9 जनवरी 1915 को कमबैक करते हैं, डेट याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी ये क्या वापस भारत लौटते हैं। महात्मा गांधी, मैं लिख देता हूं, वापस ठीक भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से। तो जब ये वापस भारत लौट के आते हैं तो इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से होती है। गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ इनका कन्वर्सेशन हुआ। इस कन्वर्सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनसे कहा कि जो काम आपने साउथ अफ्रीका में किया है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत भारत देश को है, इसीलिए आपका जो उद्देश्य है, आपका जो आंदोलन है, उसको आपको आगे बढ़ा के रखना है, आगे चीजें आपकी करनी है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको बताया कि सबसे पहले 1 वर्ष तक बिना कुछ बोले पूरा भारत आप ट्रैवल कीजिए, भारत की समस्याओं को देखिए और जो भी समस्याएं हैं उनको नोटिस करिए। उसके बाद आप अपनी जो रूपरेखा है, जो रणनीति है, उसको बनाकर रखिए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ये राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी के साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे, वो गुरु कौन थे, वो थे एमजी रानाडे, याद रखिएगा। इनके या महादेव गोविंद रानाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, एक तो गांधी जी के थे, जो मैं यहां लिख देता हूं, और दूसरे जो जिन्ना, इनके भी जो आपको मिलेगा, जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाएगा, दादा भाई नेहरू को। इनको क्या बोला जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, ब्रिटिश के जो हाउस ऑफ, जो आपका कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वहां पर चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले अगर बोला जाए तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक, जिनको मांडले जेल भेजा गया 6 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। बेसिक सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता की उपाधि, बापू की उपाधि, ये उपाधि इनको किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा और बापू की उपाधि दी। इसी में महात्मा गांधी जी को कुछ उपाधि और दी गई है, जैसे महात्मा की उपाधि इनको जो दी थी वो किसने दी थी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने इनको महात्मा गांधी जी को क्या कहा, महात्मा की उपाधि दी। ठीक, ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन के दौरान इनको महात्मा की उपाधि दी गई। ये चीज आप याद रखिएगा। और बदले में महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दे दी। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और क्या कहा, बापू कहा। ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ। बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले आप स्टोरी समझ लीजिए। देखिए चंपारण कहां पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में। चंपारण कहां पड़ेगा, बिहार में। वहां पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ जो किसान थे, चंपारण के किसान, ठीक, उनके साथ अंग्रेज व्यापारियों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या था कि पूरे 20 बिस्वा की जो उनको भूमि होती थी, उसमें 3 हिस्से में उनको नील उत्पादित करनी होती थी। नील, वही कपड़े वाली जो नील थी, उसका उत्पादन करना होता था।
लेकिन जर्मनी में वहां पर क्या केमिकल नील आ गई, रासायनिक नील, जिसकी वजह से ये जो नील थी इसका जो मतलब लागत नहीं निकल पा रहा था, और ये जो नील थी अब इसकी डिमांड वर्ल्ड में खत्म हो रही थी धीरे धीरे। इसकी वजह से किसानों को बहुत लॉस उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से किसानों ने नील का जो प्रोडक्शन है, नील उत्पादन करना बंद कर दिया। इसके बदले में जो अंग्रेज व्यापारी थे उन्होंने किसानों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म नहीं किया और किसानों को जबरदस्ती परेशान करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, बिहार के चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। 1916 में वो लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 31वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन के दौरान ही राजकुमार शुक्ल जो है ये किनसे मिले, ये मिले महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी जी से ये मिलते हैं और चंपारण की जो प्रॉब्लम थी, जो शॉर्ट आउट जो प्रॉब्लम था, उसको महात्मा गांधी जी को बताते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी एग्री हो जाते हैं चंपारण के किसानों के पक्ष में आंदोलन करने के लिए। तो यही है, यहां पर अगर सही आंसर होगा 3 कठिया। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो था वो किससे जुड़ा हुआ था, वो नील उत्पादन से जुड़ा हुआ इशू था। याद रखिएगा, किसानों ने नील उत्पादन को बंद कर दिया था, चूंकि इसकी इंटरनेशनल जो मांग थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि जर्मनी में केमिकल नील आ गई थी। तो 3 कठिया प्रथा भी इसको बोलते हैं। पूरे जमीन के 3 हिस्से में नील उत्पादित होता था, इसलिए उसको 3 कठिया सिस्टम कहा गया। ओके, इजारेदारी सिस्टम आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट पर अंग्रेज जो जमींदार थे उनको कई गांव दे देते थे और उनसे कहते थे कि आप इस पूरे गांव से आप जो है टैक्स वसूल कर हमको लाइए। इस सिस्टम को इजारेदारी सिस्टम बोला गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी। देखिए, एक पूरा क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे रॉलेट एक्ट, आपने रॉलेट एक्ट के बारे में सुना होगा। रॉलेट एक्ट कब आया था, क्या था रॉलेट एक्ट, ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट की जो घटना है ये 1990 में, याद रखिएगा 1990 में या जनवरी 1990 आप बता सकते हो रॉलेट एक्ट। जिस समय रॉलेट एक्ट था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक लॉ या कानून बनाया गया जिसको ब्लैक लॉ या काला कानून कहा गया। काला कानून का मतलब क्या था, पहले तो आप ये समझ ले। काला कानून या ब्लैक लॉ का मतलब क्या हो गया कि 1905 से अगर हम या 1909 से 1919 के बीच में भारत में जो काल था ये क्रांतिकारी गतिविधियों का काल था। तो क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए, दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून लाया गया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को संशय या आप सस्पिशियस के बेसिस पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई वकील हायर नहीं होगा, ना उसको जमानत मिलेगी। तो इसको बिना दलील, ठीक, ये बोला गया कि बिना वकील बिना दलील का ये कानून बोला गया। उस व्यक्ति को जब तक जो पुलिसकर्मी थे वो अपनी हिरासत में रख सकते थे। तो इसके कानून के विरोध में क्या हुआ, पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन हुए, इसको रोका गया। तो इसी आंदोलन के विरोध में एक घटना हुई जिसको, तो यहां पर याद रखिएगा रॉलेट एक्ट 1919। तो तुरंत पूर्व घटने वाली जो घटना थी वो कौन था, रॉलेट एक्ट। और इसी घटना के विरोध में जलियांवाला बाग नरसंहार भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसका डेट है 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें आपके 2 नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग एक मेला वहां पर आयोजित था। उसी मेले पर निहत्थे जो भी सिख थे उनके ऊपर जनरल डायर क्या गोली चलवा देता है। तो लगभग 1000 के आसपास वहां पर लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसके तुरंत बाद, रॉलेट एक्ट के बाद जो घटना, बड़ी घटना घटी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, याद रखिएगा। इसी के दौरान एक खिलाफत मूवमेंट था जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए देखिए, आ भी गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1990। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसका जो सूत्रधार था वो जनरल डायर था। बाद में जनरल डायर को 1928 में
उधम सिंह जो थे, सरदार उधम सिंह, वो लंदन जाकर उसको मारते भी हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो देखिए मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, सही आंसर क्या हो जाएगा 1919, 1919 में रॉलेट एक्ट आपका क्या हुआ, लागू हुआ। 1909 इसको ये जो ईयर है ये मार्ले मिंटो सुधार के लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, मैं यहां लिख देता हूं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, इसी मार्ले मिंटो सुधार के दौरान जो मुस्लिम्स थे उनके लिए कम्युनल अवार्ड या अलग से मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए, ठीक, याद रखिएगा सांप्रदायिक की प्रतिनिधित्व की बात यहां पर की गई कि उनके लिए अलग से वोटिंग सिस्टम होगा, ये चीज आप याद रखिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात यहां पर की गई 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार बोला गया। और ये वही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो जड़ है जिसकी वजह से हम लोग भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विभाजन या डिवाइडेशन हम लोग देखते हैं, तो याद रखिएगा 1919। इसी तरीके से 1930 में कौन सी घटना घटी थी, तो 1930 में जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो है कई बार क्रोनोलॉजी आ जाता है, वो आपको सेट करने के लिए पहला कौन होगा उसके बाद कौन होगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा। 1942 में अगर हम बात करेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो था याद रखिएगा, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो यूसुफ अली मेहर ने दिया था, ठीक है। डू और डाई ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर हमने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया, सही आंसर आपके सामने है 1920। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, कि अंग्रेजी साम्राज्य या अंग्रेजों को असहयोग, उनको सपोर्ट आप मत करिए, कॉर्पोरेट मत करिए उनको, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन तो 1920 में चलाया गया था ये चीज, 8 अगस्त 1920 को। तो इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला बड़ा ये जो था आंदोलन था अखिल भारतीय, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसी आंदोलन के दौरान एक घटना घटी थी जिसको क्या बोला गया था, जिसको चौरी चौरा इंसिडेंट बोला गया, ये चीज आप याद रखिएगा, आगे मैं बता दूंगा आपको। एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया, एक वर्ष में स्वराज का नारा, देखिए ये नारा भी जो दिया था ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिया था, एक वर्ष में स्वराज, ठीक। देखिए स्वराज का मतलब होम रूल हो जाएगा, स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, स्वराज अपना राज खुद करना, ठीक है। दांडी मार्च की अगर बात करेंगे, दांडी मार्च का संबंध जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, और ये दांडी मार्च महात्मा गांधी जी जो प्रारंभ करते हैं वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ करते हैं, और ये कब कंप्लीट होता है दांडी मार्च, ये 6 अप्रैल 1930। तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, दांडी मार्च पूरा। दांडी मार्च मतलब क्या था, एक नमक आंदोलन था, पहले नमक के ऊपर सरकार टैक्स लेती थी, तो उस नमक को खत्म करके ये आंदोलन लाया गया, तो उसी के दौरान आपका ये आंदोलन हुआ था। चलिए गोलमेज सम्मेलन, आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसमें से दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित हुई, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये होंगे आपके। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने आपको बता दिया 1930 में प्रारंभ हुआ था, दांडी मार्च कंप्लीट होने की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा चौरी चौरा की वास्तविक तिथि है, चौरी चौरा कांड। अब देखिए चौरी चौरा कांड जो घटना घटी थी वो 4 फरवरी 5 फरवरी की रात में घटी थी, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चौरी चौरा घटना क्या थी, देखिए असहयोग आंदोलन के विरोध में एक भीड़ गोरखपुर में क्या थी, वो नारे लगाते हुए जा रही थी। देखिए महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी पूरी तरीके से नॉन वायलेंसी थी। नॉन वायलेंसी का मतलब अहिंसात्मक रूप से, हिंसा नहीं करना। जो लोग हिंसा करते थे तो उनके खिलाफ विचारधारा थी महात्मा गांधी जी की अहिंसात्मक रूप से। ऐसे ही क्या हुआ, कुछ पुलिस वालों ने जो भी एजिटेटर या जो भी विद्रोही थे, जो आंदोलन में जो लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे, उनको कुछ पुलिस वालों ने छेड़ दिया, कुछ कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से भीड़ बहुत उग्र हो गई। उन्होंने पुलिस वालों को पुलिस थाने में ही बंद करके आग लगा दी। इस घटना को क्या बोला गया, चौरी चौरा कांड बोला गया। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी जो थे
याद रखिएगा ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या कर लेते हैं, ये विड्रॉ कर लेते हैं या असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कब, याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, विड्रॉ या वापस ले लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका काम क्या था, 1919 में जो भारत शासन अधिनियम था उसका रिव्यू करने के लिए ठीक एक कमेटी बनाई गई। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये भारत किस वर्ष आया था? तो 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन था ये भारत आया। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? गठन हुआ था 1927। इसके गठन का रीजन क्या था? इसके देखिए, पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 10-10 साल के लिए भारत के ऊपर अधिनियम के द्वारा शासन करती थी। तो 1919 का जो अधिनियम भारत में, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो ये 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसका रिव्यू करने के लिए अगले 10 साल के लिए कानून बनाने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन को भारत आना था 10 साल के बाद, लेकिन ये 2-3 साल पहले ही साइमन कमीशन भारत आ गया। तो इस साइमन कमीशन में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, क्योंकि कानून किसके लिए बनना था? भारतीयों के लिए। बट इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से जो इंडियन लीडर्स थे वो इस कमीशन का विरोध करते हैं। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हैं। इसी साइमन कमीशन गो बैक की घटना में ही लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, लाहौर में। ओके, तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 3 फरवरी 1928 को आया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? मैंने अभी आपको बता दिया। इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था? नहीं, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि थे, सर क्लीमेंट लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व इसमें था। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साइमन कमीशन को कई बार व्हाइट कमीशन भी कहा गया। यही मूल कारण था जिसकी वजह से साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। ये चीज आप याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए, साइमन कमीशन का जब भारत में विरोध हो रहा था, इसी विरोध के तहत लॉर्ड बर्कनहेड जो कि भारत सचिव थे, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि ठीक है, अगर आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आप नहीं मानना चाह रहे हो तो ऐसा करो, आप भारतीय आपस में मिलकर लॉज को बना लो, ठीक है, और हम उन लॉज को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो उसके इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में 29 में एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। बट उसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम भी रख दिया, जिसकी वजह से नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू, वो अपना चैलेंज हार जाते हैं और साइमन कमीशन के आधार पे ही भारत शासन अधिनियम 1935 बनता। तो यहां पर नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इनके ही पुत्र थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? पहली बार आपको पता होना चाहिए 1929। ये कहां पर? लाहौर अधिवेशन। याद है? लाहौर अधिवेशन। ठीक, किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे यह अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो रावी नदी के किनारे ठीक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी और आगे आने वाली 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में अनाउंसमेंट किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1929, ठीक, लाहौर अधिवेशन। तो चलिए आज हम लोग यहाँ इसमें इतना ही रखेंगे, लेकिन हम अभी और नए एमसीक्यूज लाने वाले हैं। वो एमसीक्यूज आपको जनरली किसी बुक या किसी उसमें नहीं मिलेंगे। वो एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन एमसीक्यूज को आप जरूर देखिएगा और उसका नोट्स आप बनाते जाइएगा। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा। धीरे धीरे आपको क्लासेस, इसमें और भी क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।